हम चर्चा करेंगे ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन की। ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन से पहले हम मेन पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर को जान लेते हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन का ही एक हिस्सा है। तो मेन पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर में पहला है कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, बाइंडिंग्स, इंसुलेशन, ट्रांसफार्मर वायर, कंजर्वेटर एंड ब्रीदर, कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर एंड बुच होल्डर रिले। देखिए, मैंने यहाँ 7 पार्ट्स के नाम लिखे हैं, लेकिन ये 7 हर एक ट्रांसफार्मर में लगभग कॉमन होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, आने वाले समय में हम उनकी चर्चा करेंगे, लेकिन मेन पार्ट्स जो ट्रांसफार्मर के हैं वो 7 होते हैं। इन 7 पार्ट्स में पहले पार्ट्स को हम लोग ऑलरेडी कवर्ड कर चुके हैं, लास्ट लेसन में ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास। तो यहाँ हम बाइंडिंग से शुरुआत करेंगे, और चूँकि वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए इस दोनों को हम नेक्स्ट में चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम मेनली 2, 3, 4, 5 इनकी चर्चा करेंगे, बाइंडिंग, इंसुलेशन, ट्रांसफार्मर वायल और कंजर्वेटर एंड ब्रीदर की। चलिए तो शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग ये बहुत ही सिंपल है, जैसा कि सब लोग जानते हैं। ट्रांसफार्मर में 2 तरह के बाइंडिंग होते हैं, एक इनपुट बाइंडिंग और एक आउटपुट बाइंडिंग। इनपुट बाइंडिंग एसी पे काम करता है, आउटपुट बाइंडिंग भी एसी पे काम करता है। इसे प्राइमरी बोलते हैं, इसे सेकेंडरी बोलते हैं, और HV LV कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये भी कुछ भी हो सकता है, वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। इसे आप अगर 1 से डिनोट करेंगे तो इसे 2 से, इसी तरह इसे 1 से और इसे 2 से। ये वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, और ये नंबर ऑफ टर्न्स हो गया। तो अगर इनके बीच आप रिलेशन ढूंढेंगे तो V1/V2 इज इक्वल टू N1/N2 इज इक्वल टू I2/I1, इस तरह हम लिख सकते हैं। और ये बाइंडिंग्स एल्युमिनियम या कॉपर के बने होते हैं। ये बाइंडिंग्स किस चीज़ के बने होते हैं? एल्युमिनियम या कॉपर के। एल्युमिनियम और कॉपर के बने हो सकते हैं, दोनों में से किसी एक तरह के बने हो सकते हैं। दोनों बाइंडिंग्स प्राइमरी और सेकेंडरी इलेक्ट्रिकली आइसोलेट रहता है, जैसा कि हम लोग चर्चा कर भी चुके हैं। और ये मैग्नेटिकली कपल्ड रहता है, म्यूचुअली मैग्नेटिकली कपल्ड रहता है, और इनके बीच कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। दोनों बाइंडिंग्स एक दूसरे से अलग होते हैं। कोर के थ्रू मैग्नेटिक एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। और कोर टाइप और सेल टाइप ट्रांसफार्मर 2 तरह के होते हैं। इन दोनों की चर्चा हम मतलब बाइंडिंग के फैशन के आधार पे कोर टाइप और सेल टाइप 2 तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। इनकी भी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले क्लासेस में। चलिए बात करते हैं इंसुलेशन की, ट्रांसफार्मर के में यूज़ होने वाले इंसुलेशन की। देखिए, अगर आप ट्रांसफार्मर के हिस्से को देखेंगे जहाँ इंसुलेशन यूज़ करना है, तो कोर हो गया, कोर के ऊपर LV रहता है और इसके ऊपर HV बाइंडिंग्स रहता है। सही है, इधर भी वही हाल है, दोनों तरफ रहता है LV और HV। तो एक कॉमन सा सेंस है कि कहाँ कहाँ इंसुलेशन यूज होगा। यहाँ यूज होगा, यहाँ यूज होगा, मतलब कोर और LV के बीच, LV और दोनों बाइंडिंग्स के बीच। तो 2 तरह के इंसुलेशन तो आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा कोर खुद इंसुलेटेड रहता है। चलिए एक एक करके हम चर्चा करते हैं। कोर किस चीज़ का बना होता है? लेमिनेशंस का, पतले पतले लेमिनेशंस का। तो पहला इंसुलेशन तो कोर के लेमिनेट, जो कोर का जो लेमिनेशंस होता है वो एक दूसरे से इंसुलेटेड होता है। तो पहला इंसुलेशन वो हो गया। दूसरा इंसुलेशन, हम जो बाइंडिंग यूज़ करेंगे उसके लिए वायर यूज़ करते हैं, या स्ट्रिप, जो भी वायर या स्ट्रिप जो भी यूज़ करें, ट्रांसफार्मर के रेटिंग पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए हमने कॉपर का वायर या एल्युमिनियम का वायर यूज़ किया, तो इस वायर पे चारों तरफ एक वार्निश चढ़ा रहता है, पोरस वार्निश। और आप कभी यूज़ करेंगे तो आपको बाहर से एल्युमिनियम रंग का वो इंसुलेशन दिखेगा, लेकिन आप उसे जब नाखून से हटाएंगे तो नीचे आपको एल्युमिनियम का वायर दिख जाएगा। नाखून या किसी तेज चीज़ से आप उसे रगड़ के हटाएंगे उस वायर पे से, तो वो एक इंसुलेशन है। कॉपर के कलर का एक एल्युमिनियम पे कॉपर के रंग का पेंट टाइप का चढ़ा होता है, वार्निश चढ़ा होता है, वो एक इंसुलेशन है, पोरस इंसुलेशन। तो पहला इंसुलेशन हो गया कि
कोर का लेमिनेशंस के बीच में इंसुलेशन। दूसरा इंसुलेशन हो गया आप जो वायर यूज़ कर रहे हैं HV और LV के लिए वायर स्ट्रिप, ये चारों तरफ इंसुलेटेड होता है पोरस वार्निश से। तीसरा इंसुलेशन हो गया बाइंडिंग्स विद, जैसे आप LV का ही इसमें ही एक टर्न्स तो रहता नहीं, बहुत सारे टर्न्स रहते हैं, तो बहुत सारे लेयर भी यूज़ किए जाते हैं। LV का बहुत सारा लेयर होगा, HV का बहुत सारा लेयर होगा। अगर मैं एक सिंपल सा 25 के भी ट्रांसफार्मर की बात करूं, छोटा एक ट्रांसफार्मर की, तो LV मान लीजिए किसी एक फेज में एक लेयर रहता है, तो ये जनरली 3 लेयर रहते हैं, क्योंकि HV में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रखना है ना, 3 लेयर या 4 लेयर रहते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रखना है। तो मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ, और अगर बड़ा लेंगे तो LV का भी लेयर ज़्यादा होगा। क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रहते हैं इसलिए हम लेयर में बाइंडिंग्स करते हैं। एक सेगमेंट में 50, दूसरे में 50, तीसरे में 50, इस तरह मैं 50 में एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, इस तरह करते हैं। तो लेयर्स रहते हैं, तो इन लेयर्स के बीच भी इंसुलेशन रहता है जो इनामेल रहता है, या पेपर और क्लॉथ का भी बना हो सकता है बड़े ट्रांसफार्मर में, यहाँ वोल्टेज ज़्यादा होता है। तो तीसरा इंसुलेशन ये हो गया। चौथा इंसुलेशन हो गया इन दोनों बाइंडिंग्स के बीच का, जो हमने चर्चा किया, ये जो बेकेलाइट और या सिंथेटिक रेजिन का बना होता है। और पांचवा इंसुलेशन हो गया कोर और बाइंडिंग्स के बीच का इंसुलेशन। तो इस तरह के 5 इंसुलेशंस यूज होते हैं। पहला कोर के लेमिनेशंस के बीच का, दूसरा जो आप वायर यूज़ कर रहे हैं उसके चारों तरफ का लेमिनेशंस, तीसरा LV बाइंडिंग्स के लेयर का इंसुलेशन, उसमें LV और HV दोनों तरह के बाइंडिंग्स आ गए, चौथा दोनों बाइंडिंग्स के बीच का इंसुलेशन, और पांचवा कोर और बाइंडिंग के बीच का इंसुलेशन। तो इस तरह के कम से कम 5 टाइप का इंसुलेशन, जहाँ 5 तरह के वोल्टेज ग्रेडियंट का सामना करना पड़ रहा है, तो हम यूज़ करते हैं। तो इस पाँचों में शुरू वाले 3 को हम माइनर इंसुलेशन बोलते हैं, और यहाँ इंसुलेशन का ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता है, थोड़ा कम भी करेंगे तो काम चल जाएगा। कौन कौन? कोर के लेमिनेशंस के बीच, कंडक्टर के चारों तरफ, और लेयर के एक ही LV का ही एक ही अपने में, आप समझ सकते हैं ना, LV के एक लेयर का वोल्टेज दूसरे लेयर के वोल्टेज, क्या डिफरेंस, कुछ खास डिफरेंस रहता नहीं होगा। तो ये सब माइनर इंसुलेशन है। और लेकिन हाँ, ज़रूरी है, मान लीजिए अगर बाइंडिंग्स के बीच ही ये वाला काम ना हो तो क्या होगा, सारे तार एक दूसरे में सट के एक शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और नंबर ऑफ टर्न्स 50, आप 50 का एक सेगमेंट बनाए हुए हो, 50 नहीं रह के वो एक की तरह काम करने लगेगा। काम तो करेगा ही, तो जल जाएगा, लेकिन आप मान सकते हो सारे शॉर्ट हो जाएंगे ना। नंबर ऑफ टर्न्स मतलब नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग होने चाहिए ना, टर्न्स के बीच में इंसुलेशन रहना चाहिए। अगर वो इंसुलेशन नहीं तो टर्न्स क्या 1। चलिए, तो आप ये माइनर है, और ये लास्ट वाले 2 मेजर हैं जहाँ इंसुलेशन का ज़्यादा ध्यान, आप देख भी रहे होंगे, यहाँ बेकेलाइट यूज़ हो रहा है, यहाँ वार्निश टाइप से कुछ यूज़ हो जा रहा है। इसके अलावा एक इंसुलेशन और होता है ट्रांसफार्मर में, जिसे हम ट्रांसफार्मर वायल बोलते हैं। ये भी एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, इसकी चर्चा हम जस्ट इसके इस स्लाइड के बाद हम कर रहे हैं। ये भी एक गुड इंसुलेटर है और गुड कूलेंट भी है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम चर्चा करते हैं ट्रांसफार्मर वायल की। देखिए, ट्रांसफार्मर वायल जो होता है वो एक मिनरल वायल हो सकता है या सिंथेटिक वायल हो सकता है। मिनरल वायल पैराफिन वेस्ट होता है, और जो सिंथेटिक वायल होता है वो PCB, पॉलीक्लोरिनेट डाइफिनाइल नाम से जाना जाता है। देखिए, ट्रांसफार्मर का ये सिंथेटिक वायल पॉइजनस होता है ना, मतलब मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ कि दर्द में यूज़ करने लगते हैं गाँव में, मेरे तरफ इस तरह का चलन पहले देखा जाता था। तो ये पॉइजनस वायल होता है, तो इस तरह इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ट्रांसफार्मर वायल का जब हम काम के बारे में चर्चा करेंगे, इनका क्या काम है, जैसा कि मैंने अभी जस्ट बोला, ये एक अच्छा इंसुलेशन का काम करता है, एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह काम करता है, साथ ही साथ यह हीट कंडक्ट भी करता है। देखिए, बड़ा 2 कंट्राडिक्टरी प्रॉपर्टी है ट्रांसफार्मर वायल के बीच। आपने लगभग बहुत जनरली जो भी सब्सटेंस पाया जाता है, अगर वो हीट का कंडक्टर होता है तो जनरली वो इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्टर होता है। लेकिन ट्रांसफार्मर का वायल हीट का कंडक्टर होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर है ना। आप देखिए, ये इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर है और हीट का कंडक्टर है।
अब ट्रांसफार्मर ऑयल के अलावा और कोई ऐसा मटेरियल सोचिए जिसमें ये प्रॉपर्टी हो, जो हीट कंडक्ट करता हो लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बढ़िया कंडक्टर ना हो। तो ट्रांसफार्मर ऑयल हीट का एक अच्छा कंडक्टर है और इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर है। ये कूलिंग एजेंट की तरह काम करता है और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन नापने के लिए इसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नापते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिससे VD बोलते हैं। जो लोग अगर आप कभी सब स्टेशन या ट्रांसफार्मर वर्क में इस्तेमाल जॉब करेंगे तो आपको ये पता होगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज 30 kV RMS होता है। देखिए, इसे नापने के लिए एक मशीन आता है। ट्रांसफार्मर वायर के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को नापने के लिए, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन की प्रॉपर्टी को नापने के लिए एक मशीन होता है और उस मशीन में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और इनके बीच गैप बहुत कम होता है और हम इस पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं इन इलेक्ट्रोड, और इसके बीच ट्रांसफार्मर वायर का ड्रॉप रहता है या सैंपल रहता है जिसका भी आपको टेस्ट करना है। और ये वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं किस रेट से, 2 kV पर सेकंड के वोल्ट से। और इनके इलेक्ट्रोड के बीच का गैप कितना होता है, 2.5 mm। उस मशीन की बात कर रहे हैं जहाँ ये ट्रांसफार्मर ऑयल का चेक हो रहा है। इस सिचुएशन में उनका 30 kV पे जाके ये ट्रांसफार्मर ऑयल में आग पकड़ना चाहिए या रेप्चर हो जाना चाहिए, इनके बीच आर्क एस्टेब्लिश हो जाता है या ट्रांसफार्मर ऑयल ख़त्म हो जाता है यहाँ से। अब बात समझ रहे हैं, यहाँ हम इन इलेक्ट्रोड के बीच धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। वोल्टेज बढ़ाने रेट क्या है, 2 kV पर सेकेंड, और इस इलेक्ट्रोड के बीच का गैप कितना है, 2.5 mm। हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं और 15 सेकेंड के बाद 30 kV पहुंच जाएगा। ये देखिए, मैं यहाँ RMS की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने जस्ट दिया हो गया। विथ हेल्ड कैपेसिटी भी रहनी चाहिए। ट्रांसफार्मर वायर का प्रॉपर्टी इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि वो 30 kV RMS वोल्टेज कितने देर के लिए सह रहा है। कोई 20 सेकंड के लिए सहेगा, कोई 10 सेकंड के लिए सहेगा, लेकिन सहना जरूरी है। तो आप जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसका RMS कितना होना चाहिए, कम से कम 30 kV RMS। तो कहीं कहीं ये मैक्सिमम में भी लिखा रहता है ना, मैक्सिमम क्या, 30 kV इंटू √2, ठीक है ना। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं, 44-45 जो भी है। तो BVD ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होना चाहिए वो 30 kV होना चाहिए। और इसका तीसरा काम ये है कि बाकी इंसुलेशन जो ट्रांसफार्मर में यूज़ हुआ है उसे प्रोटेक्ट करना। कैसे प्रोटेक्ट करना, मान लीजिए अभी मैंने पढ़ा है कि बहुत तरह के इंसुलेशन यूज़ करते हैं। मान लीजिए कोर और बाइंडिंग्स के बीच में ये बेकेलाइट यूज़ हुआ है। तो अगर ये बेकेलाइट सीधे बिना किसी संरक्षण के रहे तो हवा में रहेगा तो जल्दी ख़राब हो जाएगा। लेकिन इसके बीच अगर ये ट्रांसफार्मर वायर रहेगा जो इसे हवा से बचाया रहेगा, हवा, मॉइस्चर और इस तरह की चीज़ों से बचाया रहेगा, खुद अपने आप तो ख़राब कम होगा। बाकी इंसुलेशन को ये प्रोटेक्ट करता है। जैसे कपड़ा हो गया, बार्निश हो गया, इसके ऊपर एक ट्रांसफार्मर ऑयल का लेयर रहता है क्योंकि उसी में मर्ज रहता है ना ये। तो ये खुले वातावरण की तुलना में कम खराब होते हैं और अपना प्रॉपर्टी बनाए रखते हैं। तो इस तरह ट्रांसफार्मर ऑयल का 3 काम हो गया। पहला हीट कंडक्शन, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, और तीसरा प्रोटेक्शन ऑफ इंसुलेशन, अदर इंसुलेशन, ठीक है ना। ये 3 काम हो गया। चलिए अब ट्रांसफार्मर वायर की प्रॉपर्टी को थोड़ा देखते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी को। जब ट्रांसफार्मर वायर को हम यूज़ कर रहे हैं तो हीट के चलते गर्म हो जाता है और जब ये हवा के संपर्क में आता है तो एक स्लज बन जाता है, कीचड़ टाइप का, PPT क्या बोलते हैं, नीचे जमा हो जाता है, रिसिपेक्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज होने लगता है। ये स्लज क्या है, सेमी सॉलिड हाइड्रोकार्बन है और एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। चलिए अब इस स्लज फॉर्मेशन से क्या होगा, जाहिर सी बात है ट्रांसफार्मर के वायर में स्लज फॉर्मेशन से कीचड़ टाइप का कुछ चीज़ है, उसका विस्कोसिटी बढ़ जाता है और ट्रांसफार्मर के वायर का फ्लो गाढ़ा चीज़ हो जाता है ना। तो गाढ़ा चीज़ हो जाने से क्या होता है, ट्रांसफार्मर वायर का फ्लो जो होता है वो कम हो जाता है। और एसिडिक नेचर का है, इसलिए जंग लगने वाली चीज़ को बढ़ावा देता है। और इसके अलावा अगर ट्रांसफार्मर वायर में किसी तरह की इम्प्योरिटी है, एटमॉस्फेरिक एयर मतलब मॉइस्चर हो या सल्फर का कोई एजेंट हो, तो ये स्लज फॉर्मेशन वाला काम कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से होने लगता है। और एक बार जब स्लज फॉर्मेशन हो जाता है तो ये चेन रिएक्शन मतलब आगे स्लज फॉर्मेशन को ये बढ़ाता है और स्लज फॉर्मेशन ज़्यादा तेज़ी से होने लगता है, रेट ऑफ स्लज फॉर्मेशन बढ़ जाता है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ट्रांसफार्मर वायर हवा के संपर्क में
ना आए, या अगर ज़रूरी हो तो कम से कम आए, है ना, ताकि स्लज का फॉर्मेशन ना हो और ट्रांसफार्मर वायल अपना सुरक्षित रहे और उनका ब्रेकडाउन वोल्टेज या जो भी इलेक्ट्रिकल और हीट वाली प्रॉपर्टी है वो बरकरार रहे। तो हमें इसे हवा के संपर्क में आने से बचाना होगा, और अगर हवा के संपर्क में आए भी तो मिनिमम आए, कंट्रोल वे में आए और मॉइस्चर हटा के आए, ठीक है ना। मॉइस्चर और सल्फर क्या कर रहा है, स्लज फॉर्मेशन के रेट को बढ़ा रहा है। चलिए, तो मैंने जैसा अभी कहा, इसीलिए कंजर्वेटर और ब्रीदर का यूज़ करते हैं। तो अभी हम कंजर्वेटर और ब्रीदर के बारे में जानेंगे। देखिए, ये ट्रांसफार्मर का मेन टैंक है, आपको पिक्चर दिख रहा होगा, ये मेन टैंक है, ठीक है। और इस वाले हिस्से को हम कंजर्वेटर बोलते हैं, ठीक है ना। ये वाला हिस्सा क्या है, ये मैंने यहाँ लिखा भी है, ये कंजर्वेटर है। और ये वाला हिस्सा क्या है, ब्रीदर है, अब हम चर्चा करेंगे। और यहाँ एक होल्स रिले है, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे, ये पार्ट। तो ये मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक, ये एक पतली नली से जुड़ा होता है, पाइप से जुड़ा होता है, ठीक है। और इस मेन टैंक के ऊपर ये कंजर्वेटर टैंक रहता है। ये पूरी तरह ट्रांसफार्मर वायल से नहीं भरा होता है, पार्शियली भरा होता है। आप इस पे देखेंगे, इस पे शीशे लगे होते हैं, ग्लास एक लगा होता है, इस पे 3 निशान होते हैं, एक ये मिनिमम और ये मैक्सिमम और ये एक्चुअल पोजीशन होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह के 3 निशान बने होते हैं कंजर्वेटर टैंक, जो मेन टैंक के ऊपर एक छोटा टैंक होता है, और ये पार्शियली ट्रांसफार्मर वायल से फील्ड रहता है। और इसका मेन काम ये है कि ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में वायल की कमी ना हो, या अगर एक्सेस हो जाए किसी कारण से तो वो मेन टैंक में आ जाए। मतलब कंजर्वेटर का मेन टैंक क्या है, हाँ, कंजर्व करना, किस चीज़ को, ट्रांसफार्मर में वायल के लेवल को कंजर्व करना। तो ये अगर ज़्यादा हो गया तो ऊपर चढ़ जाता है, और कम हो गया तो नीचे इससे आ जाता है। तो इस तरह कंजर्वेटर का मेन काम है मेन टैंक में ट्रांसफार्मर वायल के लेवल को कंजर्व करना। चलिए, अब बात करते हैं ब्रीदर की। देखिए, ब्रीदर का क्या, जैसे मैंने कहा कि ट्रांसफार्मर में मेन वायल टैंक में वायल का बढ़ जाने का मतलब क्या, कैसे बढ़ जाएगा भाई, हाँ, बढ़ेगा, इस तरह नहीं बढ़ेगा। जैसे टेम्परेचर, ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो वायल एक्सपेंड करेगा, और वायल एक्सपेंड करने का मतलब है कि उनका डेंसिटी कम होना, या बाहर की तरफ प्रेशर के चलते बाहर की तरफ आना। तो ये कंजर्वेटर टैंक में आ जाएगा। इसी तरह अगर जब ठंडा हो जाएगा तो कंजर्वेटर टैंक से मेन टैंक में आएगा, या अगर कहीं लीकेज हो गया, लीकेज तो होना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत अगर लीकेज हो गया तो कंजर्वेटर टैंक से मेन टैंक में आ जाएगा। तो इस प्रोसेस के लिए हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का होना जरूरी है। क्यों, यहाँ एयर का होना जरूरी है। अगर एयर नहीं होगा तो आप समझिए क्या होगा। एक एयर टाइट डिब्बे से आप कैसे उम्मीद करते हैं कि अपने आप अगर ये कंजर्वेटर एयर टाइट रहे तो ये वायल का फ्लो इधर नहीं हो पाएगा, नीचे की तरफ नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं ना बातों को। तो इसलिए इनका कंजर्वेटर का एयर के साथ संपर्क में रहना जरूरी है। यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जरूरी है ताकि तेल नीचे आए और जब बढ़े तो ऊपर हवा बाहर निकल जाए। और आप समझ रहे हैं, जब मेन टैंक से तेल ऊपर की तरफ जाता है तो हवा ब्रीदर होकर बाहर आ जाता है, और जब यहाँ लेवल कम होता है, वायल नीचे आता है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा अंदर जाती है ब्रीदर के थ्रू और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर तब ये मेन टैंक में तेल आ जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का होना जरूरी है, अदरवाइज कंजर्वेटर अपना काम कर नहीं पाएगा, है ना। एयर टाइट हो जाएगा और ये काम कर नहीं पाएगा। इसे हवा जरूरी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंजर्वेटर पे जरूरी है। तो हम ब्रीदर का इस्तेमाल करते हैं। ब्रीदर का इस्तेमाल में क्या होता है, ये एक सिलेंडर नुमा दिखेगा आपको डिब्बा इस तरह के पाइप में, और ये सिलिका जेल, इसमें सिलिका जेल लगा रहता है, सिलिका जेल रखा रहता है। सिलिका जेल का क्या काम है, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, इससे जो एयर पास करेगा। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, सांस लेना, है ना, और छोड़ना। तो ये यहाँ ट्रांसफार्मर का ब्रीदर भी वही काम कर रहा है, सांस ले रहा है और छोड़ रहा है। और इसमें सिलिका जेल का इस्तेमाल होता है। सिलिका जेल इसलिए होता है ताकि मॉइस्चर के कंटेंट को सूख पाए। तो ब्रीदर का 3 काम है, एयर को बाहर भीतर करना, और जो एयर बाहर भीतर जा रहा है उसे ड्राई करना सिलिका जेल की मदद से। और ऐसा करने से ये वाला, आप देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर वायल हवा के संपर्क में कितना सा इतना सा एरिया है। अगर ऐसा नहीं करना, पूरा खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा, पूरा बहुत सारा एरिया हो जाएगा। तो ये एरिया को मिनिमाइज करता है, सरफेस एरिया को, जो हवा के कांटेक्ट में रहे। ट्रांसफार्मर वायल कम से कम, मैंने बताया था ना कि कम से कम कांटेक्ट में रहना चाहिए, तो ये वही कर रहा है। चलिए, और सिलिका जेल का रंग अगर ब्लू है तो वो बढ़िया है, रेडी टू यूज है। और अगर ये मॉइस्चर जैसे जैसे एब्जॉर्ब करेगा ये पिंक होते जाएगा, और जब ज़्यादा पिंक हो गया तब
ये समय है इसको बदलने का, और इसमें से पत्थर की तरह होते हैं छोटे छोटे टुकड़े, इसे हटा के और दूसरा सिलिकॉन इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी दो अगले क्लास में। थैंक यू।